प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का नाम था अहलन मोदी। अहलन का मतलब होता है अरबी भाषा में हेलो, और अहलन मोदी का मतलब हुआ हेलो मोदी। ये इस कार्यक्रम का नाम था और इस कार्यक्रम का आयोजन यूएई के सबसे बड़े स्टेडियम में हुआ, जिसका नाम है जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, लेकिन इस स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता नहीं थी, इसलिए आयोजकों को इसका रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा बीच में ही। और आज भी बारिश की वजह से बहुत सारे लोग जब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए तो उन्हें इसका काफी अफसोस हुआ। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी स्टेडियम से जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में मौजूद हैं, और जबरदस्त भीड़ वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी भीड़ जैसी कि भारत में कोई ये रैली उनकी हो रही हो, बिल्कुल उसी स्तर की रैली जो है वो उन्होंने अबू धाबी में जाकर की है। कैसे उनका स्वागत हुआ अब देखिए। आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। तो आज अबू धाबी के स्टेडियम में इस समय जो पूरा स्टेडियम है ये भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहां प्रवेश किया था उस समय ये पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। अब आप देखिए बड़ी बात, अबू धाबी में क्या गूंज रहा है? भारत माता की जय के नारे अबू धाबी में गूंज रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है और अबू धाबी में यूपीआई भी पहुंच गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद कोई सपना देख रहे हैं कि यूएई में एक मंदिर देखने को मिल रहा है। अबू धाबी में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। अबू धाबी में अब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। यहां बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी दूसरे देशों में होने वाली रैलियों और कार्यक्रमों में भी हजारों लोगों की भीड़ आती है। और इस भीड़ को देखकर इन देशों के राष्ट्र प्रमुख भी हैरान से रह जाते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि किसी नेता को सुनने के लिए उनकी अपनी भूमि पर भी इतनी भीड़, इतने लोग आ सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में एक रैली की थी, तब 60,000 लोगों की भीड़ को देखकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून हैरान रह गए थे। और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो उनके देश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये तब की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। और देखिए कैमरून कैसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को यहां देखने के लिए आई है। इसी तरह वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम से एक कार्यक्रम किया था, जिसमें 50,000 लोग शामिल हुए। और उस दिन भी इन हजारों लोगों की भीड़ को देखकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े हैरान रह गए थे। इतने लोग, इतनी भीड़ तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रैली में, उनके अपने देश में नहीं आती। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में लोगों से खचाखच भरे सिडनी स्टेडियम में भाषण दिया था, तो वहां आए लोगों की भीड़ को देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहकर पुकारा था कि वो तो दुनिया के बॉस बन गए हैं। और आज भी जब अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के सबसे बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच भाषण दिया, तो यह दृश्य यूएई के राष्ट्रपति को भी
हैरान कर रहा था कि इतनी लोकप्रियता, इतनी भीड़ शायद उन्होंने इससे पहले किसी और नेता के लिए नहीं देखी थी, और वो भी उनके अपने देश में, उनकी अपनी भूमि पर। आज अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, और इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे, जो कि वहां एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है कि वहां का अगर राजा, वहां का किंग या राष्ट्रपति आप कह लीजिए, वो एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करने के लिए पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर उनका उन्होंने स्वागत किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि यूएई अब उन्हें अपने घर जैसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर आए हैं और अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं, और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है, यानी ये हमारी निकटता है। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता चाहे 2 परिवारों के बीच हो, रिश्ता चाहे 2 इंसानों के बीच हो, या फिर रिश्ता चाहे 2 देशों के बीच हो, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी बहुत मेहनत लगती है। और नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7 बार यूएई के दौरे पर जा चुके हैं, और पिछले 8 महीनों में यह उनका तीसरा यूएई का दौरा है। एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी के बाद 34 वर्षों तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गया ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ भारत के रिश्तों को बहुत महत्व दिया, और इन्हीं मजबूत रिश्तों का नतीजा है कि अब यूएई जैसा मुस्लिम देश, इस्लाम को मानने वाला एक इस्लामिक देश, भारत का इतना पक्का दोस्त बन गया है। और यूएई के राष्ट्रपति खुद पिछले 6 महीनों में 2 बार भारत आ चुके हैं, और पिछले महीने तो उन्होंने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रोड शो भी किया था, जब वो वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने के लिए आए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने अबू धाबी में भारत की यूपीआई पेमेंट सर्विस की भी शुरुआत की है, और इस तरह अब फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद अब यूएई में भी भारत का यूपीआई पहुंच गया है, जिससे यूएई जाने वाले भारतीय पर्यटक अब वहां यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। और हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप भी यूएई कभी जाएंगे, आप कभी दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, या किसी और हिस्से में जाते हैं यूएई के, तो आप भी अब सीधे यूपीआई से वहां पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, यूपीआई जो है वो भारत की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर अब बन रहा है, और भारत ने ये यूपीआई जो है इसे अपनी एक नई ताकत बनाया है, और पूरी दुनिया की मदद अब भारत इस यूपीआई से कर रहा है। अब आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे तो वहां उनका कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, यानी कल। और यह एक ऐसी घटना है जिसकी आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यूएई जैसे एक इस्लामिक देश में कभी कोई भव्य मंदिर भी बन सकता है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूएई जैसे मुस्लिम देश में इतने भव्य मंदिर का निर्माण एक दिन होगा, और यह मंदिर वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, और यह मंदिर 7 शिखरों वाला मंदिर है जो यूएई के 7 एमिरेट्स को दर्शाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 13.5 एकड़ के क्षेत्र में हुआ है, और इसके बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं, और इस मंदिर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी दर्शाया गया है। और इसके निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए
खर्च हुए हैं भव्य मंदिर के भी आप आज ही दर्शन कर लीजिए। साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। शेखों के शहर में अब शंख गूंजने वाला है और वो इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आप देख रहे हैं हिंदू मंदिर। अगर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की हुई तो उसके बाद अबू धाबी की बारी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। जिस मुल्क में लोग भगवान की मूर्तियां लाने से पहले डरते थे उस देश में आज आप हिंदू मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। ठीक वही नागर शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है जिस नागर शैली में आप अयोध्या में राम मंदिर को देखते हैं। नागर शैली का उपयोग तो हुआ ही है, अंदर के पूरे हिस्से में मार्बल लगाया गया है। सफेद मार्बल जैसा कि आप देख रहे हैं वो अंदर के पूरे हिस्से में बनाया गया है। यहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं और सामने में जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। प्रतिमाएं जिनका अनावरण होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या बदला है, ऐसा मोदी ने क्या कर दिया कि लोग कहने लगे कि बहुत बदलाव आ गया, उन लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि यूएई जैसे इस्लामिक देश में एक इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये कितना बड़ा बदलाव है। यूएई में यूपीआई आ गया, ये कितना बड़ा बदलाव है। यूएई में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, ये कितना बड़ा बदलाव है। और यूएई में आज मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ये कितना बड़ा बदलाव है। तो ये तो यूएई से हमारी पूरी रिपोर्ट आपके लिए थी। अब हम किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे क्योंकि ये भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब केंद्र सरकार वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून रद्द कर चुकी है तो फिर ये सारे किसान दोबारा से दिल्ली में आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पहले जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कृषि कानून आए थे और ये विरोध कर रहे थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने और इस सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, तो फिर अब यह नया आंदोलन किस लिए है, तो उसका जवाब जानिए। उससे पहले लेकिन आप ये देखिए कि आज जब पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ड्रोन से प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर भी पथराव किया और इसी तरह का तनाव पंजाब के संगरूर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दिन भर बना रहा। पुलिस और किसानों के बीच यह टकराव आज दिन भर देखने को मिला। कुछ तस्वीरें अब आप आज की दिन भर क्या होता रहा वो देखिए। लगातार आंसू गैस के गोले जेडे वो छड़े गए ने। किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ धुआं धुआं है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे, भगदड़ मची हुई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा टीयर गैस सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार भीड़ को आगे किया जाता है, फिर पीछे भीड़ को पीछे छोड़ा जाता है, भीड़ फिर आगे आ जाती है। तकरीबन 2 घंटे से लगातार इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर
पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और बेकाबू हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लगातार टीयर गैस के सेल छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों के इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को अब सील कर दिया गया है और यह बात हमारे दर्शकों को भी आज नोट करनी चाहिए। हमारे जो दर्शक एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली और एनसीआर में, जो दर्शक हरियाणा और पंजाब में भी रहते हैं और दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, यह खबर जरा ध्यान से देख लें। अब यहां पर दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसकी वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम इस समय लगे हुए हैं और कालिंदी कुंज पर लगा ट्रैफिक जैम तो इस समय 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसलिए जो लोग दिल्ली से पंजाब, हरियाणा या राजस्थान जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई काम है वहां पर, आपका कोई कार्यक्रम है जाने का, या जो लोग इन राज्यों से दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि ज्यादातर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होने की वजह से आप भीषण ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। इसलिए दिल्ली में सोच समझकर ही प्रवेश कीजिए। आसपास के राज्यों से अगर आप आ रहे हैं और अगर आप इन राज्यों में जा रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, तो भी सोच समझ कर ही जाइए। अगर बहुत जरूरी काम है तभी घर से निकलिए, वरना थोड़े दिन रुक जाइए। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनका इस समय ये हाल है। आज दिन भर इस तरह के ट्रैफिक जैम्स दिल्ली और आसपास की सड़कों पर देखने को मिले। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ इस समय एक प्रदर्शन प्रधान देश भी बन चुका है और दिल्ली दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी राजधानी बन गई है, जहां प्रतिदिन औसतन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, औसतन हर दिन दिल्ली में 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2023 में यानी पिछले साल दिल्ली में 2041 धरने हुए, 1627 विरोध प्रदर्शन हुए, 929 जुलूस निकाले गए, 172 रैलियां हुई और 107 बंद और भूख हड़तालें हुई। और वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में दिल्ली में 70% ज्यादा आंदोलन हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अक्सर विपक्षी दल और एक तबका ये कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है और लोगों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि आप दिल्ली के लोगों के बारे में सोचिए। दिल्ली के लोगों ने वायु प्रदूषण के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों की वजह से होने वाली समस्या के साथ भी अब एडजस्ट करना सीख लिया है, अब रहना सीख लिया है। और इतने सहनशील लोग आपको पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेंगे जितने सहनशील लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में हर दिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई धरना रहता है और हर दिन किसी ना किसी बात पर ऐसे ही ट्रैफिक जैम लगा रहता है। तो दिल्ली वालों के बारे में भी आज आपको सोचना चाहिए। और अब इस सवाल पर आते हैं कि यह किसान आंदोलन अब हो क्यों रहा है और इस आंदोलन की 12 प्रमुख मांगें क्या है। देखिए, आप दिन भर हिंसा की तस्वीरें देखते रहे, तोड़फोड़, संघर्ष की तस्वीरें देखते रहे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इन किसानों की मांग क्या है। तो इनकी 12 मांगे हैं और मैं एक एक करके आपको सारी मांगे बताता हूं। पहली मांग है, सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। एमएसपी जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, और एमएसपी का कॉन्सेप्ट एमआरपी के कॉन्सेप्ट जैसा ही होता है। जब आप सामान खरीदते हैं तो आपके सामान के पैकेट पर एक एमआरपी लिखा होता है और इसमें
एमआरपी और एमएसपी लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसानों को यह गारंटी मिलेगी कि अगर बाजार में किसी भी वजह से उनकी फसलों की कीमतों में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी फसलों की खरीद एक न्यूनतम कीमत पर की जाएगी, जिसे एमएसपी कहते हैं। अभी हमारे देश में सिर्फ 22 फसलों की खरीद ही एमएसपी के तहत होती है, इसलिए किसान चाहते हैं कि अब उन्हें एमएसपी की यह गारंटी सभी फसलों पर मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर एक राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। यह डिमांड नंबर 1 है, सबसे बड़ी मांग तो यही है। हालांकि यह बात थोड़ी सी अजीब भी है कि पंजाब के जो किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को देश में एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ अभी मिलता है। वर्ष 2020 में रबी की जिन फसलों को सरकार ने एमएसपी पर खरीदा, उससे 43,33,000 किसानों को लाभ मिला था और इनमें से सबसे ज्यादा 10.5 लाख किसान पंजाब से थे और 7,80,000 किसान हरियाणा से थे। यानी देश में एमएसपी का लाभ जिन किसानों को मिला, उनमें से 42% किसान अकेले पंजाब और हरियाणा से थे। लेकिन आज पंजाब के ही किसान एमएसपी को लेकर यह आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना व्यवहारिक नहीं है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका यह कहना है, क्योंकि अगर किसी फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार ने उसका एमएसपी तय किया है, तो उस खराब क्वालिटी की फसल को भी एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। और अगर सरकार ने ऐसा कर भी लिया, तब भी बाजार में लोग इस खराब गुणवत्ता की फसल को कभी खरीदेंगे नहीं। और इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट मानते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा देश के लिए। एमएसपी मुख्य रूप से धान और अनाज की फसलों पर लागू होता है और सरकार जब फसलों की एमएसपी तय करती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। लेकिन अभी समस्या यह है कि हमारे देश में सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता और इसीलिए एमएसपी के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स व्यवहारिक नहीं मानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पहली गारंटी का ऐलान किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश के 15 करोड़ किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू जरूर करेगी। तो यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों की इस मांग को मान लेगी और एमएसपी का कानून लागू कर देगी। एक बहुत बड़ा वादा है देश के किसानों के लिए राहुल गांधी का और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर आज यह ऐलान कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी। यह आज या कल की रिपोर्ट नहीं है, 2006 में आई थी और तब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद वर्ष 2014 तक यानी लगभग 8 साल तक यूपीए की सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। उनके पास 8 साल का वक्त था। लेकिन अब वही राहुल गांधी ये गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में अगर आई तो सबसे पहले एमएसपी की गारंटी को ही देश में लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इस आंदोलन की दूसरी बड़ी मांग पूर्ण कर्जा माफी की है, जिसमें किसान चाहते हैं कि सरकार देश भर के किसानों का सारा के सारा कर्ज माफ कर दे। नेशनल सैंपल सर्वे का वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रत्येक किसान पर औसतन 74,100 रुपए का कर्ज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में किसानों पर सबसे कम कर्ज है, उनमें पंजाब और हरियाणा दोनों आते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्ण कर्ज माफी की मांग अभी पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में
93%, तेलंगाना में 91%, उड़ीसा में 61%, राजस्थान में 60%, पंजाब में 54.4% और हरियाणा के 47.5% किसान परिवार आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं। किसानों की तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। वो चाहते हैं कि देश में बिना उनकी लिखित सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण गैर कानूनी हो और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो फिर उन्हें सरकारी दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले। चौथी मांग है अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले अपराधियों को कठोर सजा दी जाए। पांचवी मांग है भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से अलग हो जाए और WTO के साथ होने वाले सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रद्द कर दिए जाएं। छठी मांग है किसानों और मजदूरों के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत करे जिसके तहत सभी किसानों को 60 साल से ऊपर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, यानी हर किसान को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिले। सातवीं मांग है 2020 और 21 के किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए और मृतक किसानों के परिवारों से एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिले। आठवीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए जिसके तहत किसान बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठा रहे हैं। नौवीं मांग मनरेगा योजना के तहत हर साल मजदूरों को 100 की बजाय 200 दिन रोजगार की गारंटी हो और दैनिक मजदूरी को भी यानी रोज की जो मजदूरी है उसे बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। 10वीं मांग नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो और 11वीं मांग मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और 12वीं मांग है जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों और आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हो। ये 12 मांगें इस समय किसान कर रहे हैं। आज हमारे पास हमने बहुत गहरा विश्लेषण इस पर किया था, हम आपको दिखाते भी, लेकिन क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है, अब ये पूरा विश्लेषण किसानों की जो पूरी समस्याएं हैं, किसान वापस क्यों आंदोलन पर आज आए हैं, इसका पूरा विश्लेषण अब हम आपको कल ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे क्योंकि आज समय की जो सीमा है हमारी वो इतनी ही है। वक्त की एक अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी।